नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। रात के 10 बज चुके हैं और कचहरी आज रांची में लगी है छात्रों के बीच। हमने आपसे ये वादा किया है कि छात्रों की आवाज़ लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आज जो मुद्दा मैं कचहरी में आपके सामने रखने वाली हूँ, जो फाइल मैं आपके सामने खोलने वाली हूँ, उसमें केंद्र में है वो शख्स जिसको लेकर यहाँ पर्चे बट रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर पोस्टर लहराए जा रहे हैं। नाम है अभय तिवारी, टीडीपीएल का पूर्व मैनेजर। फैमिली ट्री पूरा दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सब दावे हैं और इन दावों के पीछे की हकीकत क्या है, आज सवालों के घेरे में ये है। आप यहाँ स्टूडेंट्स को देखिए, ये सब जब यहाँ पर बैठे हैं, इंसाफ की अपने लिए मांग कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को बनाने की बात कर रहे हैं, तो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस अभय तिवारी के बारे में पूरा समाज जान रहा है, रांची का पूरा युवा वर्ग जान रहा है, एक ओपन सीक्रेट है अभय तिवारी, उसे लेकर एक्शन लेने में देरी क्यों लगाई गई। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा में बोल रहे थे, तो उन्होंने वहां से एक ऐसा बयान दे दिया जिसने राजनीति में नई लहर पैदा कर दी। उन्होंने ये कह दिया कि यूपी से आए ये लोग हमने तो फिर भी ब्लैक लिस्ट किया है। अब सवाल ये है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच टीडीपीएल, अभय तिवारी और ये सारी अव्यवस्थाएं कहीं हाशिए पर तो नहीं चली जाएंगी। देखिए पहले ये रिपोर्ट। जरा इस पोस्टर को गौर से देखिए। इस वक्त झारखंड की पूरी सियासत और जांच एजेंसियों की नजर इसी एक पोस्टर पर टिकी है। छात्रों ने इस पोस्टर के केंद्र में रखा है एक नाम, अभय तिवारी का, और उसके चारों तरफ खींच दी उसके परिवार और करीबियों की एक ऐसी लंबी लकीर जिसे देखकर जांच एजेंसियां भी सकते में हैं। सरकार बोल रही सीआईडी जांच करवा रहे हैं, तो 7 को 5 के हिसाब सीबीआई को दे दीजिए। हर स्टूडेंट को यही मांगे। हम लोग शिक्षा का हक मांगने आए हैं, अब से लड़ने झगड़ने नहीं आए हैं। झारखंड बनने वाला नवंबर में 26 साल हुआ, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें धांधली नहीं हुआ। दावा है कि गोड्डा के पोडैया हाट में बीएसओ के पद पर तैनात अभय तिवारी खुद जेएसएससी सीजीएल में चयनित हुआ, लेकिन मामला यही नहीं रुका। पोस्टर में ऐसा दावा है कि उसके साथ उसके भाई, भाभी, साले और साली का भी बीएसओ पद पर चयन हुआ। बेशक किसी आरोपी का रिश्तेदार होना कानूनी तौर पर अपराध नहीं, लेकिन जब रिश्तेदारी का ये दायरा एक ही परीक्षा के एक ही पद पर आकर सिमट जाए तो सवाल उठने स्वाभाविक है। सरकार कहती है एक्शन कर रही है। अध्यक्ष महोदय, किन किन परीक्षाओं को हम रद्द करने जा रहे हैं, रद्द करने का निर्णय लेने की सरकार ने छात्रों को आश्वस्त किया है। किन किन परीक्षाओं को जांच करने का आश्वासन दिया है, और ये सारी चीजें बड़ा ही मकड़जाल की तरह बुना हुआ, जो इन्हीं के द्वारा बुनाया गया है। बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर अभय तिवारी में ऐसा क्या खास था। सीआईडी की जांच में जो बातें सामने आई, उसने इस पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। अभय तिवारी सिर्फ एक अभ्यर्थी या बीएसओ अधिकारी नहीं था। सरकारी नौकरी में आने से पहले वो टीडीपीएल नाम की एक प्राइवेट परीक्षा एजेंसी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काम कर चुका था। यही टीडीपीएल यानी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसमें 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कराने का ठेका दिया गया था। अभय तिवारी ने पिछले 13 सालों में करीब 12 सरकारी परीक्षाएं पास की, जिनमें जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल, दारोगा, नेवी, बार और शिक्षक भर्ती शामिल है। सीआईडी की रिपोर्ट के मुताबिक नौकरी में सेटिंग और अभ्यर्थियों की डीलिंग के लिए अभय ने एक होटल भी लीज पर ले रखा था। बोकारो में परीक्षा से ठीक पहले करीब 15 अभ्यर्थियों से 12-12 लाख रुपए लेकर 65 सवाल और उनके जवाब रटाए जाने के संगीन इल्जाम। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन जो है उसमें इंक्वायरी, जो ये पूरा मामला हुआ है झारखंड में, उसकी इंक्वायरी जो है वो सीआईडी कर रही है। और सीआईडी ने अभी तक इसमें 20 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें अभय तिवारी जो है वो मुख्य भूमिका में अभी तक उभर के आए हैं। उनके परिवार के कई लोगों को इसमें नौकरी मिली है और अभय तिवारी जो है वही कोऑर्डिनेटर थे। वो टीडीपीएल कंपनी जो है उसके मैनेजर थे, उसके मार्केटिंग मैनेजर थे। टीडीपीएल कंपनी जो है वो बहुत सारे प्रदेशों में ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, लेकिन उसके बाद भी उसे झारखंड में ठेका मिलता है। सोचिए, एक ही व्यक्ति का परीक्षा कराने वाली एजेंसी का मैनेजर होना, फिर खुद परीक्षा देकर पास करना और उसके रिश्तेदारों का लाइन से पास हो जाना, ये महज संयोग नहीं बल्कि एक सोचे समझे सिंडिकेट की तरफ इशारा करता है। छात्रों की आड़ में
अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। किन किन परीक्षाओं को हम रद्द करने जा रहे हैं, रद्द करने का निर्णय लेने की सरकार ने छात्रों को आश्वस्त किया है। TDPL कंपनी कहाँ की है अध्यक्ष महोदय? यूपी की है, लखनऊ की है अध्यक्ष महोदय। वहां से वो षड्यंत्र करके यहाँ के यूपी बिहार के लोगों के साथ जुड़ाव बना करके यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है अध्यक्ष महोदय। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सीआईडी का शिकंजा सिर्फ अभय तिवारी तक सीमित नहीं रहा। पढ़ते खुली तो जेपीएससी का शीर्ष नेतृत्व भी इसकी जद में आ गया। 10 अगस्त को सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खिंगायतों को गिरफ्तार किया। सोर्सेस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी और TDPL के पूर्व मैनेजर अभय कुमार तिवारी ने सीआईडी की पूछताछ में परीक्षा से जुड़े कथित पैसों के लेन देन को लेकर भी कई अहम जानकारियां दी हैं। सीआईडी को अभय कुमार तिवारी ने पूछताछ के दौरान बताया कि TDPL को जेपीएससी का काम दिलाने के एवज में तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष एल खिंगायते को करीब 2 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके अलावा अलग अलग परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेन देन की बात कबूली गई। अभय ने पूछताछ के दौरान ये भी बताया कि पीटी पास कराने यानी प्रीलिम्स परीक्षा पास कराने के करीब 5 लाख रुपए, मेंस पास कराने के करीब 10 लाख रुपए और फाइनल सिलेक्शन के लिए करीब 40 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए तक लिए जाते रहे। सरकार होश में आओ। हमारे जो रिफॉर्म है, जो हमारा जेपीएससी जेएसएससी का जो पेपर लीक हो रहा है हमेशा से 2002 से जो शुरू हुआ है, तो हमारा यही मांग है कि जितनी भी धांधलियां हो रही है एग्जाम्स में वो क्लियर करो, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो बर्बाद ना हो। अभी तो हम एग्जाम भी नहीं दिए, लेकिन हम फिर भी लड़ने आए, ये कहने आए हैं कि हमारी मांगे पूरी कर जाए। इनसे हम क्या मांग रहे हैं मैम? बस तो यही मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे। और हमारे नीचे के छोटे भाई बहन भी है, क्या वो ये सब देख के और एग्जाम देना चाहेंगे? नहीं, हम लोग को डायरेक्ट बोलते हैं यहाँ तो सीट बिक जा रहा है, आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? सरकार जांच की बात कर रही है, स्टूडेंट्स अपनी मांग पर अड़े हैं। हालांकि इस केस में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या अब 20 तक पहुंच गई। जरा मामले को फिर से समझ लीजिए। 20 मई 2025 को जरा मामले की टाइमलाइन फिर समझिए। 20 मई 2025 को जेएसएससी ने गड़बड़ियों के चलते TDPL कंपनी को ब्लैकलिस्ट और डिलिस्ट किया था। ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद जेपीएससी में खुली निविदा यानी ओपन टेंडर के बजाय मनमाने तरीके से TDPL को परीक्षा का ठेका सौंपा गया। अभय तिवारी ने पूछताछ में दावा किया कि कंपनी को काम दिलाने के एवज में 2 करोड़ रुपए और 20% कमीशन का लेन देन हुआ था। तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता, TDPL के निदेशक रामवीर सिंह और जेपीएससी के 3 मौजूदा सदस्यों के इस्तीफे ने आयोग की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तिवारी ने न केवल अपने रिश्तेदारों को काम दिलाया, बल्कि उन्होंने पूरे नेटवर्क को एक तरह से हाईजैक कर लिया और अभय तिवारी और उनकी कंपनी के कुछ और मैनेजर्स को अरेस्ट किया गया है। साथ में जो जेपीएससी यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके कुछ अधिकारियों को अरेस्ट किया गया है। उसके जो 3 मेंबर्स थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और एल खियांते जो कि चेयरमैन थे जेपीएससी के, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। एल खियांते जो हैं वो इसके चेयरमैन हुआ करते थे और पहले वो चीफ सेक्रेटरी थे, झारखंड के सीनियर ब्यूरोक्रेट थे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें बनाया गया था और उनके ऊपर आरोप ये है कि 2 करोड़ रुपए देकर उन्होंने ये काम जो है TDPL को दिया, जो कि एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी। और झारखंड में हालात ये हैं कि छात्र सड़कों पर हैं और पूरी भर्ती व्यवस्था वेंटिलेटर पर। सीबीआई जांच की मांग हो रही है। पोस्टर में दिखाए गए रिश्तों के धागे क्या वाकई किसी बड़े घोटाले की गवाही देते हैं? OMR शीट में हेरफेर से लेकर ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके देने तक हर सवाल का जवाब अब CID और ED के सबूतों के आधार पर अदालत में तय होगा। बीते दिन जब हमने प्रोटेस्ट मार्च कवर किया, उसमें नहीं भी तो कम से कम 500 से 1000 की संख्या में अभय तिवारी को लेकर पोस्टर लहराए गए। मैंने खुद अपने कैमरे पर NDTV पर आपको वो पोस्टर्स और फैमिली ट्री दिखाए। आज फिर यहाँ पर देखिए, जहाँ पर पहले JSSC CGL परीक्षा रद्द करो और फिर दोषियों पर कार्रवाई करो। इस पूरे पोस्टर में यहाँ पर देखिए प्रमुखता से मास्टरमाइंड अभय तिवारी का CGL परीक्षा में रैंक 2 आना ये चिन्हित किया गया है। और बाकियों के चेहरे भी जब यहाँ पर दिखाई दिए हैं कि कई छात्र समूह को नेपाल ले जाकर प्रश्न उत्तर रटाने के पुख्ता सबूत मिले। JSSC CGL द्वारा चयनित कर्मचारियों की भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी, नेपाल कांड में CID टीम द्वारा 120 उत्तर मैच होने की पुष्टि, जिसकी शिकायत लगातार छात्र कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और चेहरा, JSSC के अंदर ही भ्रष्ट अधिकारियों का होना। इनको माइक्रोस्कोप वाले चाचा कहकर स्टूडेंट यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं। पेपर लीक करने वाला बाहर और प्रमाण देने वाले को जेल। तो देखिए ये वो पूरी तस्वीर है जो पोस्टर्स के जरिए यहाँ पर छात्रों के बीच तो वायरल है। लेकिन क्या लोग दिल्ली में जानते हैं? क्या लोग नॉर्थ इंडिया में जानते हैं? क्या वेस्ट इंडिया में जानते हैं? क्या ईस्ट इंडिया में जानते हैं? ये आज रांची के छात्र पूछ रहे हैं।
अभय तिवारी को आप लोगों ने केंद्र में रखा, पोस्टर लहराए और बताए। मैम अभय तिवारी है ना मैम, अभय तिवारी वर्ल्ड का सबसे क्या बोलते तेज आदमी है वो। एक आदमी सोचे 10-10 एग्जाम निकाल ले हुआ आदमी, 10-10 एग्जाम। इस बार हम लोग सोच रहे हैं उसको चांद पर भेजेंगे। उसके घर में उसकी वाइफ की भी जॉब है, भाई का भी है, उसकी भौजाई का भी है, उसकी साली का भी, उसके साला का भी, उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सब लोग का जॉब है। और क्या लगता है अभय तिवारी बिना सरकार के सपोर्ट से, सरकार के लोगों के सपोर्ट से इतना बड़ा काम कर लेगा? अच्छा पहले मुझे एक बात समझाइए, क्योंकि वो पोस्टर हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं लगातार, जो पोस्टर फैमिली ट्री आप लोगों ने दिखाया, मुझे पहले ये समझाइए कि वो आप लोगों के पास कैसे आया। क्योंकि अभी एक बात ये भी कि वो आपकी तरफ से दावा है, एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन क्या वो AI से बनाया गया, कैसे वो पिक्चर क्रिएट किया गया? अच्छा, परिवार के जो सदस्य हैं उनकी इतनी डिटेल जानकारी आप लोगों के पास कैसे है? मैम पता है यहाँ पे इतना लोग आया है ना, वही लोग सब डिटेल दे रहा है, सब जान रहा है कौन है क्या है नहीं। सो यहाँ के जितने और CID की टीम भी ना एक नंबर जारी की थी कि आप लोग अपना डिटेल दे सकते हैं, सब लोग उसमें भी भेजा है। अब आप बताइए, जो BSO का पद है जिसके लिए कहा गया कि उनके परिवार और रिश्तेदारों की नियुक्तियां उसमें हुई, ये BSO का पद क्या है और इसका प्रभाव, इसका इन्फ्लुएंस क्या है? BSO का पद होता है ब्लॉक सप्लायर ऑफिसर, जो कि ये ब्लॉक का मालिक होता है, सप्लाई करने का, जो राशन उसन बढ़ता है उसका सब मालिक होता है। वो BSO पद पर ऑटोमेटिक अपना था, उसका वाइफ ASO पद पर थी, उसका भाई जो था ASO पद पे था, उसका साला जो था वो ASO पद पे था, उसका जो साली जो थी वो भी है ASO पद पे। सब उसका सिंडिकेट है, सबको बना दिया है, अपना टोटल 12 एग्जाम में पास किया है। वही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, उसका पूरा सब चीज़ को पढ़े। उसका वाइफ अभी अरेस्ट नहीं हुई है, उसका भाई अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, उस सबको अरेस्ट कीजिए और ये सब खुलासा पूरा कीजिए। अच्छा, दावा ये भी है कि JPSC का काम दिलाने के एवज में जो तत्कालीन अध्यक्ष थे L खिंग्याते, उनको करीब 2 करोड़ रुपए दिए गए, और इतना ही नहीं, जो अभ्यर्थी हैं उनसे कथित तौर पर लाखों रुपए लेकर परीक्षा पास कराने का खेल भी चलता रहा। ये सब हो रहा था और किसी को पता नहीं चला। पता सरकार के था। आखिर जब L खिंगे जो है अध्यक्ष हैं, आखिर उस शामिल हर एग्जाम में थे, अब पकड़ा भी गए। और जो है TDPL कंपनी, उसका मास्टरमाइंड वही था अभय तिवारी। तो कहीं न कहीं हमको लगता है जहाँ तक केस जो 60 गांठ है बिना सरकार के नहीं हो सकता। कई बड़ा जो है ना, ये बहुत बड़ा भांडाफोड़ हुआ है। अभी 20-25 को पकड़ा गया है, और हमने आज कचहरी में इसीलिए कहा है कि हम ये केस फाइल खोलेंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, अभय तिवारी जो कि एक फॉर्मर मैनेजर वहाँ का रहा, मुख्यमंत्री ने आज सदन से ये कहा कि यूपी में भी था वो, TDPL कंपनी यूपी में भी थी, हमने तो फिर भी उसको ब्लैकलिस्ट किया, हमने तो फिर भी एक्शन किया। वो आरोप भाजपा पर लगा रहे थे। जब आपने ये मुख्यमंत्री का यह बयान सदन से सुना, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन? हम लोग ये कहना चाहते, जब आप यूपी में वो ब्लैक लिस्टेड था, उसको क्या जरूरी था कि आप झारखंड में उसको एग्जाम कंडक्ट कराने का सब जिम्मा देने का? दूसरा यहाँ JSSC जो झारखंड का जो नीचे वाला पद का एग्जाम लेती है, वो ब्लैक लिस्टेड कर देती है, उसके बाद भी JPSC एग्जाम ले लेती है। JPSC और JSSC में इतना बड़ा कहाँ से, दोनों सरकार का ही एजेंसी है, उसके बाद भी इतना बड़ा डिफरेंट कहाँ से हो जा रहा है? मैम, सब सरकार के मिली भगत है, बिना सरकार का 60 गांठ इतना बड़ा स्कैम नहीं हो सकता है। आपको लगता है अभय तिवारी को बचाया जा रहा है? हाँ, बचाया जा रहा है, इसमें पूरा सरकार का संलिप्तता है, इसमें अभय तिवारी को बचाया जा रहा है। अगर अच्छे से खुलासा होगा तो इसमें विधायिका का बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, इसमें विधायिका का बहुत मंत्री इसमें फंस सकते हैं। अगर CBI जांच हो जाए ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि अभय तिवारी कौन है। जिस तरह सरकार उसको बचाने की कोशिश की, आप समझिए, जब झारखंड CGL में जब CID रिपोर्ट जांच करी थी, तो उस टाइम जबकि उस एग्जाम में संलिप्त है अभय तिवारी, उस टाइम CID क्यों नहीं बताया कि अभय तिवारी संलिप्त है? आज उस मामला कैसे सामने आया कि उनके जितने भी आस के अड़ोसन पड़ोसन है सब उसमें शामिल है। कहीं ना कहीं CID तो गलत की हम लोग के साथ में। CBI जांच हो, पूरा पानी का दूध का दूध और पानी का पानी सामने। क्या इसीलिए CBI जांच नहीं हो रही? तो इसलिए तो जांच मैम, इसलिए तो CID पे 0.1% भी भरोसा नहीं हो रहा है ना कि अभय तिवारी जैसे एग्जाम जो बहुत उनके आसपास के लगभग 12 से 13 लोग और ना जाने और कितने लोग करवाए। तो अभी तो सामने आए ना, जब CBI जब अंदर घुसेगी तो ना जाने कितने लोगों को और खुलासा होगा। अगर सरकार को इस बात का गुमान है कि हम पेपर लीक नहीं करवाए हैं, पेपर नहीं बेचे हैं, तो एक बार CBI जांच क्यों नहीं दे देते हैं? आप सच्चाई है तो प्रत्यक्ष की परिमाण के क्या हो सकता है? आप सच्चाई। अभय तिवारी के बारे में एक बात और पता चली कि उसने कई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं। लगभग JCC सीजल के अलावा JCC में होने वाले एक और PGT का एग्जाम यहाँ पे होती है, उसमें भी उनका पहला रैंक था इंग्लिश ऑनर्स में। तो आप समझिए, इसके साथ में JPSC का जो भी एग्जाम हुआ, JPSC का हर एक एग्जाम में अगर ये 14वीं JPSC का अगर वो OMR शीट अगर वायरल नहीं होती तो आज शायद ये भी मामला दब के रह जाता। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ का बच्चा लोग ने वो OMR शीट को वायरल किया, जिससे लोगों को लगा कि इसमें धांधली हुई है। उसके बाद ही मामला पूरा पकड़ाया। पेपर लीक की बात करें ना, पिछले 7 साल में टोटल 22 पेपर
पेपर लीक्स हुए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी बात है कि बच्चे के मन में ये संशय क्यों है कि सीआईडी इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है उनके जो माननीय मंत्री है इरफान अंसारी, वो मीडिया पे बाइट दे रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। और उसी तरफ क्या होता है अगले दिन मैम की सीआईडी जो है वो 7-8 एक्यूज को पकड़ती है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, दूसरे तरफ आप कह रहे हैं कि भाई सीआईडी जांच चल रहा है। तो किस चीज़ का जांच चल रहा है? अगर आप जांच करते भी हैं मैम, सीधी बात है ना कि सीआईडी कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट, और वो जैसे चाहेंगे वैसे उसके रिजल्ट्स को मोड़ लेंगे। वो बड़े आराम से मैम, वो बड़े आराम। क्या दिखा रहे हैं आप बताइए। खबर आज क्या है, सीजीएल का भी पेपर हुआ था लीक, 15 भर्तियों से लिए थे बार, ऐसे करके बहुत सारे न्यूज़पेपर में आ रहे हैं और फिर भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे हम सरकार से कहना चाहते हैं सर कि आप सीबीआई जांच करवा दीजिए ना। देखिए ये बड़ी बात है जो आज यहाँ पर युवा और छात्रों ने की है। इरफान अंसारी का नाम लिया कि वो मंच पर आकर माइक पर टीवी कैमरों के सामने, मीडिया के सामने कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। अब आप बताइए, जब ऐसे बयान अगर मंत्रियों की तरफ से दिए जाएंगे तो जो यहाँ पर बैठे हैं उनको कैसे यकीन होगा। तो राजनीति में आज नैरेटिव्स की भी बात करनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि युवाओं का मुद्दा जितना जेन्युइन है, जितनी परेशानी में, जितनी तकलीफ में ये है, क्या राजनीतिक दल उसकी आंच को महसूस कर रहे हैं, ये सवाल है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि छात्र जब यहाँ पर नाउम्मीदी और निराशा के साथ कहते हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर आए, और संसद में हम देखते हैं कि तेरे छात्र वर्सेस मेरे छात्र, हमारा प्रदर्शन वर्सेस तुम्हारा प्रदर्शन, यहाँ लाठीचार्ज हुआ वर्सेस वहाँ लाठीचार्ज हुआ। जब इस तरह के नैरेटिव्स के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरते हैं तो इन छात्रों की नजरों में सवाल उस वक्त यही रह जाता है कि क्या इन्हें इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, इनके प्रति कौन ईमानदार है, और क्या जो आज इनके बारे में सवाल उठाने की बात कर रहे हैं वो निष्पक्ष होकर इनके लिए सवाल उठाएंगे, जवाब तलाशेंगे। ये राहुल गांधी जी की सोच दिखती है कि उनके समर्थक राज्य कैसे युवाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर रहे। खुद जहां सरकार में है वहां लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो किसको बचाने का काम कर रहे हैं? हेमंत सोरेन सरकार। राहुल गांधी सदन से भी भाग रहे हैं और झारखंड के बच्चों पर हो रहे लाठीचार्ज पर चुप हैं। बच्चों की आवाज को लाठी डंडे से दबाना चाहती है। देवेंद्र नाथ महतो जो कि अनशन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। इसके आधार पर सरकार से समर्थन वापस लीजिए। सदन में आपको सुनना चाहिए और रांची में जाना चाहिए, मगर रांची जा नहीं रहे, सदन में सुन नहीं रहे। आंसू गैस और लाठियां रांची में चली और आवाज दिल्ली में सुनाई दी। झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन की तपिश अब देश की राजधानी की सियासत में महसूस की जा रही है। अब राजनीतिक दल और राजनेता इस मुद्दे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगे हैं। संसद परिसर में सत्ताधारी एनडीए के सांसदों ने रांची में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ मार्च निकाला। दिलचस्प बात यह है कि एनडीए के सांसद हाथों में राहुल गांधी जवाब दो की तख्तियां लिए हुए थे। ये जो मानसिकता है राहुल गांधी की, वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है। आप ये समझिए कि देवेंद्र नाथ महतो जो अनशन पर है, उसको कल पीटा, रात में पीटा। तो राहुल गांधी उस पर खामोश हैं। वहाँ लाठीचार्ज हुई तो फिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, जबकि उनकी सरकार हेमंत सोरेन की कांग्रेस के कंधों पर है ना। तो ये राहुल गांधी का दोहरा स्टैंडर्ड है। जब अब गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो राहुल गांधी सदन में नहीं आना चाहते, केवल टिप्पणियां करते हैं। झूठ की दुकान कांग्रेस पार्टी हो गई है। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। देश राहुल गांधी की दोहरी नीति को देख रहा है। राहुल गांधी को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि झारखंड में सरकार को जेएम के हेमंत सोरेन लीड कर रहे हैं, लेकिन एनडीए के सांसद सवाल पूछ रहे हैं उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से। और ऐसी आवाजें रांची में छात्रों के बीच से भी उठ रही हैं। कल के लाठीचार्ज से उनमें भारी निराशा और गुस्सा है। देखिए, एक बड़ी बात यह है जो छात्रों के मुंह से मुझे सुनाई दी, उनका ये कहना था परीक्षाओं की धांधली को लेकर, गड़बड़ियों को लेकर, कि 55 साल की उम्र में जो पद पर बैठे हैं उन्हें कहा जाता है युवा नेता, लेकिन हमें 35 साल की उम्र में अलग कर दिया जाता है एग्जामिनेशन प्रोसेस से। 35 साल के बाद हम आउटडेटेड हो जाते हैं। राहुल गांधी जंतर मंतर गए,
वहाँ लोगों के लिए सुने। जंतर मंतर के तर्ज पर झारखंड, यहाँ जयपाल सिंह मुंडा है और हमारी मांगों को माने। जिस तरीके से आज लोग यहाँ उम्मीद बनाए बैठे हुए हैं, यहाँ राहुल गांधी जी आए, हमारा नैतिक समर्थन दीजिए। जो राहुल गांधी जी वो प्रयागराज जाते हैं, जंतर मंतर जाते हैं, झारखंड में भी एक बार आ जाए। यहाँ पे उनकी सरकार है, हम लोग का दुख दर्द सुने। और जहाँ तक नैतिकता की बात है, यहाँ पे सभी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आके फिजिकली प्रेजेंट होके अगर वो हम लोग का हौसला बढ़ाएंगे तो वो हम लोग के लिए काफी होगा। यहाँ पे लगातार पोस्टर दिखा रहे हैं, झारखंड सरकार हमें लाठी नहीं गोली मारो, क्योंकि जब तक हम जिंदा रहेंगे अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। तो लाठी के निशान, लाठी के दर्द और जख्म अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये वही छात्र हैं जो जेपीएससी परीक्षा में धांधली की जांच की मांग सीबीआई से कराने की मांग को लेकर कई दिन से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सोमवार 10 अगस्त को विधानसभा कूच के दौरान छात्रों पर किए गए बल प्रयोग से इस मामले ने एक नया टर्न ले लिया। अब हेमंत सोरेन ही नहीं, राहुल गांधी भी निशाने पर हैं। कल राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि नहीं होना चाहिए था लाठीचार्ज, बट मैम उनके बयानबाजी से मैम नहीं चलेगा। मैम हमें कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग चाहिए होता है कोलिशन गवर्नमेंट में। हम लोग है ना कांग्रेस के दिन के हैं और ना हम लोग बीजेपी टाइप का, हम लोग मैम छात्र हैं। और मैम कालू ऐसा मारा गया है कि बॉर्डर पर जो लगता है क्रिकेटेड वो सब लगा है। राहुल गांधी यहाँ आकर बच्चों के बीच उनकी सच्चाई को जाने। वो सिर्फ ट्वीट कर देने से हम आपके साथ हैं, हम आपके सहयोग में हैं, तो ये कहने से सिर्फ ये कहने वाली बात है। छात्र आंदोलन के बीच से और दिल्ली में संसद परिसर तक का एक नया नैरेटिव छोड़ा गया है, जिसमें जवाबदेही राहुल गांधी की तय की जा रही है। इसका असर दिख भी रहा है। कांग्रेस अचानक इस कदर डिफेंसिव मोड में आ गई कि प्रोटेस्ट कर रहे संसद परिसर में एनडीए सांसदों के बीच जाकर प्रियंका गांधी को यह बताना पड़ा कि राहुल गांधी झारखंड के छात्रों से मिले। शर्म करो राहुल गांधी, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए, छात्रों वैसे झारखंड में छात्र आंदोलन के बहाने राहुल गांधी एनडीए के टारगेट पर इसलिए भी हैं क्योंकि वो दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में सरकार पर लगातार हमलावर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देने की मांग कर रहे हैं। तब से लगातार संसद में भारी हंगामा हो रहा है, लेकिन अब जवाब बीजेपी भी मांग रही है। 15 दिन से विपक्ष मांग कर रहा है कि गृह मंत्री सदन में आए। 2 दिन की चर्चा भी हुई लोकसभा के अंदर शिक्षा पर। गृह मंत्री उस समय गायब 2 दिन की चर्चा में। उसके बाद 15 दिनों तक वो गायब। अब तो ये कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि वो प्रकट होंगे और लंबा चौड़ा भाषण देंगे और हम सुनेंगे। जंतर मंतर आंदोलन को लेकर भले ही बीजेपी और सरकार सबसे ज्यादा निशाने पर थी, लेकिन रांची में हो रहे छात्र आंदोलन में बीजेपी एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है। जेपीएससी जेएसएससी प्रोटेस्ट के दौरान लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने झारखंड बंद रखा, हालांकि उसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। बीजेपी का छात्र संगठन एबीवीपी भी सड़क पर उतर आया। वो विधानसभा भवन के घेराव के लिए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। वहीं झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने लाठीचार्ज का मुद्दा विधानसभा में उठाया। सरकार ने कटेली तार लगा दिया था। कटेली तार तो भारत देश के बॉर्डर पर लगता है, जहां घुस आतंकवादी नहीं आवे। झारखंड के वो नौजवान हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और वहां कटेली तार लगा करके रोक रहे थे, लाठी गोली चला रहे थे। और इसके बाद भी आखिर उसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री को आकर के सदन में यहाँ जवाब देनी चाहिए। लेकिन छात्र आंदोलन पर चौतरफा दबाव झेल रही झारखंड सरकार का कहना है कि बीजेपी ने छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की। हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि छात्रों के साथ शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट की बात पहले से ही तय हो गई थी। राहुल गांधी जी हमारे आन बान शान हैं। उन्होंने साफ कहा कि शांतिपूर्वक आंदोलन का हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन भाजपा जिस प्रकार से कल जिस छात्रों का आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया, ये ठीक बात नहीं है। आंदोलन में उपद्रव को भेजा इन लोगों ने। अगर भाजपा की सरकार होती तो कितने युवाओं की लाश गिर जाता आज यहाँ पर। लेकिन सवाल अब सिर्फ लाठीचार्ज का नहीं है। सवाल ये है कि झारखंड के छात्रों की आवाज किसकी सियासत का हथियार बनेगी और किसकी जवाबदेही तय करेगी।
तो रांची की पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब वहां से आगे निकलकर आपको यूपी लेकर चलती हूं, क्योंकि यूपी में आज एक ऐसी तस्वीर दिखाई दी जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। क्योंकि सियासत में 2.25 साल के गैप के बाद मायावती के भतीजे आकाश आनंद हाथरस में जब आज मंच से बोल रहे थे, तो इस दौरान यूं तो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, तैयार थी, लेकिन उस बीच स्क्रिप्ट में अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर वो कुछ ऐसा कह गए जिसने हेडलाइंस बटोरी। उन्होंने दोनों को अंकल कहकर संबोधित कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये जेनजी आंदोलन का इफेक्ट है, खुद को जेनजी के ज्यादा करीब दिखाने की कोशिश है, और नजर उस वोट बैंक पर भी है, 31% का वो वोट बैंक जिसमें अपने पारंपरिक वोट बैंक से आगे निकलकर सेंध लगाने की कोशिश है। मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताएं। हाथरस की सियासी जमीन से बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक ही तीर में 2 निशाने साधे। पार्टी के विजन पर बात करते करते राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम लिया, लेकिन उनके साथ एक टाइटल जोड़ दिया, अंकल। आकाश आनंद का ये बयान सुनिए जो चर्चा का विषय बना। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश भैया, अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता विपक्ष, उम्र 56 साल। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उम्र 53 साल। आकाश आनंद मायावती के भतीजे, बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, उम्र 30 साल। राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं। लेकिन आकाश आनंद ने इन दोनों सियासी दिग्गजों को एक झटके में आउटडेटेड ठहराने का दांव चला। तो आदरणीय अखिलेश अंकल जी, तो उनका तो यही नहीं समझ आता कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। अभी 1-2 दिन पहले आदरणीय बहन जी ने ट्वीट कर कहा कि हालात को देखकर जैसे गिरगिट रंग बदल देता है, वैसे ही अखिलेश अंकल जी का पीडीए का मतलब भी कभी कुछ बदल जाता है, समय देखकर तो कभी कुछ बदल जाता है। मगर सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है। जब तक आकाश आनंद का बयान सुर्खियों में आता, तब तक लखनऊ में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 4 बार की सीएम रही बीएसपी की सर्वे सर्वा ने पहली बार जेनजी को लेकर खुलकर सपोर्ट का ऐलान किया। छात्रों को सियासी साजिशों से सावधान रहने की नसीहत दी। देश के छात्र व नौजवान यानी कि जैन जी अपनी अनेकों समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी व चिंतित भी है, जिनको दूर कराने के लिए बीएसपी भी अपनी कार्यशैली के तहत चलकर हमेशा इनके साथ खड़ी रही है। लेकिन देश को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि छात्र व जैन जी अपनी समस्याओं को दूर करवाने की बजाय आए दिन ये लोग उनकी राजनीति में ही बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। तो क्या यूपी की सियासत में बीएसपी नया प्रयोग करने उतरी है? क्या ये जेनजी मॉडल बीएसपी के गिरते वोट प्रतिशत को थाम पाएगा? 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 30.5% वोट शेयर के साथ बीएसपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसके बाद से बीएसपी यूपी की सत्ता में नहीं आई और चुनाव दर चुनाव वोट बैंक में सेंध रखती रही। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में वोट शेयर घटकर 25.91% पर आया। 2014 के लोकसभा चुनाव में 19.77% वोट शेयर मिला, लेकिन सीटें शून्य। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस किया, 19.43% वोट शेयर के साथ 10 सीटें हासिल। 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर गिरकर 9.35% रह गया। जो बहुजन यूपी में इस वक्त एक और मॉडल की चर्चा है, काऊ मॉडल। क्यों हो रही है गाय की चर्चा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने
किसानों से गौमूत्र लेने का फैसला किया है, खरीदने का फैसला किया है और इसे लेकर तैयारी हो चुकी है, पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। हालांकि इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी हुआ ये, लेकिन विपक्ष अब इस फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है कि नजर 2027 पर है। तो एक गाय के सहारे किस तरह से वोट शास्त्र साधा जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। कामधेनु गाय का नाम सुना होगा, वोट धेनु गाय देखी है। 2027 की चुनावी पिच पर गाय की एंट्री हो गई, लेकिन इस बार ब्रांडिंग बिल्कुल अलग है। अब तक गाय सिर्फ चुनावी भाषणों, कत्लखानों के विवाद और सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं की बहस का मुद्दा बनती थी, लेकिन अब योगी सरकार का एक नया प्रयोग सामने आया है, गौमूत्र इकोनॉमी। बुलंदशहर से शुरू हुआ यह पायलट प्रोजेक्ट दावा करता है कि 10 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदा जाएगा, जिसे आगे बढ़ाकर 20 रुपए तक किया जा सकता है। हम अपने घर इकट्ठा करने के बाद हमारे गांव का जो एफपी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, इनको हम गौमूत्र बेचते हैं। 10 रुपए लीटर के हिसाब से गौमूत्र जाता है वहाँ। और किसान भी आपके कलेक्शन? हाँ जी, और किसान भी इकट्ठा करते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट है ये। दूध के साथ साथ हम गौमूत्र बेचकर भी इनकम होती है लोगों की। अच्छा प्रोजेक्ट है, सरकार को इसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। किसानों का फायदा है, बाकी लोगों का फायदा है, लोगों की हेल्थ इंप्रूव होती है जब हम रासायनिक दवाइयों की जगह जैविक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं खेती में। तो ये हमारा खर्चा पानी चलता रहता है, बच्चे पढ़े लिख लेते हैं, थोड़ा पानी ये देते हैं। ये भी ऑर्गेनिक है, इससे भी मतलब कीटनाशक फसल के लिए अच्छा है ये। शुरुआत में 15 गांवों को जोड़ा गया है। इन गांवों में गौमूत्र संग्रहण केंद्र बनाए गए, जहां 200 लीटर क्षमता वाले टैंक लगाए गए हैं। पशुपालकों को दूर न जाना पड़े, इसके लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की गई है। अभी करीब 500 लीटर गौमूत्र एकत्र किया जा रहा है। असली जो खेल है इसमें गौमूत्र का असर है। गौमूत्र की जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अच्छी होती है, यानी पौधे को जो आयन है, जो तत्व है, वो इजीली इसको प्राप्त हो जाते हैं, जिससे पौधे की इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, जिससे उसके अंदर रोगों से, कीड़ों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। इससे सर क्या है, इस प्रोडक्ट के प्रयोग करने से जो धरती का स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होता है, फसल भी बचती है कीड़ों से, रोगों से, और सर जो प्रोड्यूस होगा वो 100% जहर मुक्त होगा, जिसका सेवन पूरी मानव जाति करेगी। कागज पर देखें तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक खेती और महिला सशक्तिकरण का अनूठा मॉडल लगता है, लेकिन राजनीति की नजर हमेशा कागजों के पार देखती है। इस गौमूत्र क्रांति के पीछे की क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो इसमें सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि 2027 का जबरदस्त समाज शास्त्र छिपा हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पशुपालन केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनैतिक वोट बैंक है। 20वीं पशुधन गणना के मुताबिक यूपी में करीब 1 करोड़ 90 लाख गायें हैं। भारत के कुल दूध उत्पादन में करीब 15 से 16% हिस्सेदारी के साथ यूपी देश के शीर्ष राज्यों में है। अब गणित समझिए, गाय से कौन जुड़ा है? ग्रामीण वोटर, महिला वोटर और पशुपालक समाज। ग्रामीण यूपी में डेयरी और गोवंश पालन से जुड़े परिवारों में एक बहुत बड़ा हिस्सा यादव समाज का है। यादव समाज पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है। अब तक सरकारें दूध पर ध्यान देती थी, लेकिन योगी सरकार ने गौमूत्र खरीद का मॉडल खड़ा कर दिया। हमारे लिए तो प्रिय है ही, हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड के। इसे ऐसे समझिए, अगर एक परिवार के पास 2 ऐसी गायें हैं जो दूध नहीं देती और वो प्रतिदिन 10 लीटर गौमूत्र बेचते हैं, तो 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से रोजाना 100 रुपए, यानी महीने के 3000 रुपए सीधे जेब में। इस योजना का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है महिला वोट बैंक। बुलंदशहर के इस पायलट प्रोजेक्ट में करीब 300 ग्रामीण महिलाओं को शेयर होल्डर बनाया गया है। गौमूत्र इकट्ठा करने पर महिलाओं को प्रति लीटर 2 रुपए का सीधा कमीशन दिया जा रहा है। यानी घर बैठे ग्रामीण महिला को सीधी आर्थिक आजादी। और चुनाव में महिला वोटर किस तरह खामोशी से पासा पलटती हैं, ये भारतीय राजनीति कई बार देख चुकी है। महिला सहायता समूह को प्राथमिकता देने का काम किया जा रहा है और गौमूत्र को अब कलेक्शन के पॉइंट बनाने का काम किया जा रहा है। हालांकि गौमूत्र खरीदने का प्रयोग बिल्कुल नया नहीं है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गोधन न्याय योजना चलाई थी। वहां 2 रुपए किलो गोबर और 4 रुपए लीटर गौमूत्र खरीदा जा रहा था। तब बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और ढोंग का आरोप लगाया था।
चंदा चोरी करने वाले, चढ़ावा करने वाले बीजेपी, और जो चोरी करने वाले लोग हैं बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं। तो ऐसे लोग गौ माता के नाम पर अगर फिर से एक लूट का इंतजाम कर रहे हैं तो जनता इस बात को समझ रही है। जिन गौशालाओं में चारा नहीं दे पाए, गायें मरती रही, गायों को प्रशासन ने जो है सामने ना आने के लिए उनको जिंदा दफन कराया गया, तो ऐसे लोग गौमूत्र क्या खरीदेंगे? ये भ्रष्टाचार के लिए एक नई व्यवस्था योगी आदित्यनाथ सरकार बना रही है। आज वही मॉडल यूपी में 10 से 20 रुपए प्रति लीटर के बड़े दांव के साथ बीजेपी सरकार शुरू कर चुकी है। तो राजनीति में नीतियां नहीं बदलती, सिर्फ पार्टियों के झंडे बदल जाते हैं। गौशालाओं में गायें मर रही हैं, उन्हें चारा नहीं मिल रहा है। हम एनडीटीवी से कहेंगे किसी भी गौशाला के जाके अगर वो फिजिकल निरीक्षण कर ले तो सभी गौशालाएं अस्त व्यस्त हैं। तो गौमूत्र के नाम पे कुछ और बेचा जाने की भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर रखी होगी। हो सकता है चुनाव के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, तो एक नया स्कैम की ये तैयारी है। अच्छी योजना है जिससे गांव में तमाम जो गायों का मूत्र था बेकार चला जाता, तो उससे लोगों को अतिरिक्त आमदनी होगी, उनके घर परिवार चलाने में सुविधा होगी, और मुझे लगता है कि खेती के लिए तमाम तरह की दवाई बनाने में भी इसका उपयोग होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को मुझे लगता है कि वो जो जिस वर्ग से आते हैं, सर्वाधिक गाय पालने वाला वर्ग वही वर्ग है, उसके हित की भी अनदेखी वो इस बयान के साथ कर रहे हैं। वार पलटवार से इधर अगर बुलंदशहर का ये पायलट प्रोजेक्ट पूरे यूपी में नीति बनकर लागू होता है तो आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या पर एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। जिस गौवंश को दूध न देने पर सड़क पर छोड़ दिया जाता था, वही अब कमाई का जरिया बनेगी। लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये सिर्फ चुनावी फसल काटने का एक नया तरीका है, काऊ पॉलिटिक्स का नया वर्जन? बुलंदशहर से जीशान अली और लखनऊ से रणवीर सिंह की रिपोर्ट। कचहरी में अब एक ऐसी फाइल खोलते हैं जो जुड़ी है सीधे आपकी सेहत से जुड़ी हुई। अगर आपको ये लगता है कि आप किसी नामी गिरामी रेस्टोरेंट में बैठकर जब खाना खाते हैं तो वो खाना जितना दिखने में शानदार है, उसे उतने ही हाइजीन के साथ, उतने ही प्रिपेयर्डनेस के साथ पकाया गया है, शायद आप गलत हो सकते हैं। बैंगलोर से जो तस्वीरें आई हैं और जो खबर सामने आई है वो आज आपके होश उड़ा देगी। नाम बड़े, होटल बड़े, कीमतें बड़ी। लेकिन क्या खाने की क्वालिटी भी उतनी ही बड़ी है? कर्नाटक के फूड सेफ्टी विभाग ने बेंगलुरु में जब 3 स्टार और 5 स्टार कैटेगरी के 60 से ज्यादा होटलों में छापेमारी की, तब पता चला कि नाम तो बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे। तब पता चला कि ये हाई प्रोफाइल होटल और रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों को कितनी घटिया क्वालिटी का खाना परोस रहे हैं और ग्राहकों की सेहत के साथ किस कदर खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें बेंगलुरु के कई नामी गिरामी होटल शामिल हैं, जैसे यूबी सिटी में होटल स्काई लॉन्च से 45 किलो सड़ा हुआ चिकन और बीफ मिला, 6 किलो खराब वेजिटेबल कटलेट मिले, 15 लीटर इस्तेमाल किया हुआ कुकिंग ऑयल जब्त किया गया। रॉयल चेन होटल में 50 किलो बत्तख का खराब मांस और 5 किलो खराब मछली बरामद की गई। मद्रास किचन से 5 किलो फंगस लगी हरी मटर जब्त की गई। टेस्कॉन होटल से 5 किलो खराब मशरूम जब्त किया गया। वहीं सांचेज होटल से 3 किलो सड़ी हुई मछली, 7 किलो केक, आलू और टैकोस और 15 किलो इस्तेमाल किया हुआ कुकिंग ऑयल नष्ट किया गया। यूबी सिटी की 16वीं मंजिल पर स्थित स्काई लॉन्च का किचन बहुत गंदी और खराब हालत में मिलने के बाद बंद करा दिया गया। जांच में वहां रखा सारा चिकन और बीफ सड़ा हुआ मिला, जिस पर फंगस लगी हुई थी। इसके अलावा दूध और दही के ऐसे पैकेट भी मिले जिनकी एक्सपायरी 10 दिन पहले हो चुकी थी। इसी के साथ चलिए, कचहरी में आज के लिए इतना ही, लेकिन रांची में लगातार जब मैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट कवर कर रही हूँ तो इसकी हर अपडेट आप तक पहुँचाती रहूंगी, कोई खबर छूटेगी नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं एनडीटीवी, भारत का विश्वास। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।